हेलो दोस्तों, स्वागत आपका है ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग क्लास पर। तो एसएससी जीडी की श्रृंखलाओं में आज फिर से आपको एक वीडियो देखने के लिए मिलेगा, जैसे आपको 20 क्वेश्चनों के जीके और जीएस का। तो चलो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है आपका है कि डेकाथलॉन में कितनी स्पर्धाएं होती हैं, 8, 9, 10 या 12। यानी कि डेकाथलॉन क्या एक प्रकार का ये गेम है, ठीक है ना। तो इसमें कुल कितने खेल आयोजित होते हैं ये पूछ रहा है। तो देखो, डेकाथलॉन में कुल आपके खेलों की संख्या जो होती है वो होती है 10, ठीक है। क्या होती है? 10 होती है, ठीक है। जल का विद्युत अपघटन डैश 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 का उदाहरण है। संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, द्विविस्थापन या विस्थापन, ठीक है। तो अब उसमें लिखा ही अपघटन, तो ये इसमें क्या होगा? अपघटन की अभिक्रिया है, न कि संयोजन। संयोजन में तो चीज़ें मिल जाती हैं एक में। शुंग वंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? वसुमित्र, पुष्यमित्र, अग्निमित्र या वज्रमित्र। तो ये है पुष्यमित्र, ठीक है। तो देखिए, मौर्य वंश का अंतिम जो शासक था बृहद्रथ, उसकी हत्या इन्होंने कर दी। मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था, अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने की थी। तो इन्होंने जो अपना राज्य चलाया, मतलब वो कब से कब तक चलाया? तो लगभग 185 से लेकर 73 ईसा पूर्व के आसपास में चलाते हैं, ठीक है। कब से? 185 ईसा पूर्व से लेकर 73 ईसा पूर्व तक ये चलाते हैं, ठीक है। तो शुंग वंश को ध्यान रखेंगे आप। पुष्यमित्र शुंग जो पतंजलि थे वो इन्हीं के दरबार में दरबारी कवि हुआ करते थे, या फिर उनका पुरोहित थे, ठीक है। उनके क्या थे? पुरोहित थे। और शुंग वंश का भी अंतिम जो शासक होता है उसकी भी हत्या करके आगे स्थापना होती है दूसरे वंश की, ठीक है। अगर देखिए, विश्व के जल संसाधनों में भारत का कितना हिस्सा है? 4%, 15%, 10%, 8%। तो विश्व में जितनी भी जल संसाधन है उनमें से 4% हिस्सा भारत का भी है। कितना है? 4% हिस्सा भारत का भी है। देखिए, अगर मैं बात करूं कि इस भाई पृथ्वी पर अगर जल की उपस्थिति कितनी है? 100% है। कितनी है? 100% है। तो इस 100% में से खारा जल सबसे ज़्यादा है। खारा जल, या इसे लवणी जल कह सकते हैं। और जो मीठा जल है, जो पीने योग्य है, मीठा जल जो पीने योग्य है, ये जो अलवणीय है, उनकी परसेंटेज क्या है? देखिए, जो खारा जल है ये भाई सबसे अधिक है, ये 97 दशमलव क्या है? 5%, यानी कि बहुत बड़ा नंबर परसेंटेज हो गया। और जो पीने योग्य पानी है ये परसेंटेज में कितना है? तो 2.5%, यानी केवल इतना ही क्या है? पीने योग्य पानी है हमारे पास, ठीक है। तो जो मीठा जल है वो कहाँ कहाँ पर भाई है? तो मीठा जल कहाँ कहाँ पे है? तो मीठा जल सबसे अधिक तो क्या है? आपके हेमनद या हिम टोपियों में है। हिम टोपियों में तो मीठा जल सबसे अधिक यहाँ पे स्टोर है, हिमनद है नहीं, ग्लेशियरों में है, ठीक है। फिर इसके बाद में आप देखेंगे तो अन्य चीज़ें आती हैं जहाँ पे आपको मिलेंगी। इसके बाद अगर नॉर्मली ऐसे देखेंगे तो फिर आप देखो वायुमंडल में भी क्या है? ये मीठा आपको पानी मिल जाएगा पीने योग्य, ठीक है। उसके अलावा आपको नदी में मिल जाएगा, हालांकि नदी ज़्यादा पानी झीलों में है, झील में है। उसके अलावा भूमिगत जल है आपका, ठीक है। और ये खारा जल तो पता ही है सबसे अधिक भाई कहाँ पे है? ये तो महासागरों में है ना, महासागरों व सागरों में ये आपका जल है, ठीक है। तो जल एक क्या है? यौगिक है। जल क्या है? एक यौगिक है, कंपोनेंट है,
मिश्रण नहीं है, यौगिक है। किसका? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उत्तर प्रदेश में नहीं मनाया जाता? उत्तर प्रदेश में नहीं मनाया जाता, ठीक है। देखो, गंगा महोत्सव, बुद्ध महोत्सव, ताज महोत्सव और नुआखाई। ये नुआखाई तो नहीं मनाया जाता है नहीं। नुआखाई कहाँ का है बताओ? ये तो उड़ीसा का है ना भाई। जब नया नया खेत से फसल कट के आती है तो वो लोग घर बनाते हैं, तो उसे नुआखाई कहते हैं। तो ताज महोत्सव आप देखेंगे, ताज महोत्सव तो कहाँ लगता है? आगरा में लगेगा। ये कहाँ लगता है? आगरा में लगता है। बुद्ध महोत्सव कुशीनगर, सारनाथ, यहाँ पर भी लगता है। गंगा महोत्सव आप देखेंगे तो बनारस और प्रयागराज वाले स्थान पे भी लगता है। अगला है, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान कृषि में ठहराव स्थायी रूप से डैश डैश द्वारा टूट गया। पुरानी फसल तकनीकी द्वारा, औद्योगिक लाइसेंसिंग द्वारा, ऋण सुविधा द्वारा या हरित क्रांति के द्वारा। देखो, जब हमारे भारत में हरित क्रांति आई, कब आई? तो 1960 के दशक में आई, ठीक है। फिर उसके बाद में जो कृषि में जो निरंतरता रही वो कंटिन्यू बनी रही, ठीक है। उससे पहले कृषि में ठहराव, कभी अकाल आता था, कभी कुछ आता था, ठीक है, बीज नहीं है, समस्याएं हैं, वो सब होती थी। लेकिन हरित क्रांति के बाद में ये कृषि हमारी अच्छी चलती रही। उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में निम्नलिखित का उल्लेख है भाई। किसका है? सांस्कृतिक और स्वैच्छिक अधिकार का, धर्म की स्वतंत्रता का, संवैधानिक उपचारों का, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। तो देखिए, जो ये आपसे पूछ रहा है 25 से 28, तो ये तो क्या है? 25 से 28 तो आपका धार्मिक स्वतंत्रता का क्या है? अधिकार है। सांस्कृतिक महत्व वाला जो है ये है 29 से 30, है नी। और संवैधानिक उपचार है किसमें? आर्टिकल 32। और शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है आर्टिकल 23 और 24, ठीक है, 23 और 24। और जो आपका एक है क्या? स्वतंत्रता का जो अधिकार है, स्वतंत्रता का जो क्या है? अधिकार है, ये कहाँ से कहाँ तक है? ये है 19 से लेकर कहाँ तक है? तो ये 19 से लेकर 22 तक, ठीक है। और एक जो है आपका समानता का अधिकार या समता का अधिकार, क्षमता का अधिकार, जो कहाँ से कहाँ तक है? 14 से लेकर 18 तक। कहाँ से है? 14 से लेकर 18 तक, ठीक है। तो यही तो 6 हमारी क्या है? स्वतंत्रताएं प्रकार की, ठीक है, 6 स्वतंत्रताएं हैं ये हमारी। तो ये ध्यान रखिएगा आप। 25 से 28 वाला क्या है आपका? तो है धार्मिक अधर्म की स्वतंत्रता या धार्मिक स्वतंत्रता। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेलवे पटरियों की श्रेणी में नहीं है? कौन सी नहीं है इसमें भाई? 4 प्रकार की होती हैं क्या? तो इसमें से एक नहीं है। ये है फुट गेज, क्या है क्या? मीटर गेज, नैरो गेज, फुट गेज, ब्रॉड गेज। तो ये देखो, ये नहीं है, फुट गेज नहीं है। देखो, ब्रॉड गेज तो है वो 1.6 मीटर की होती है। कितनी होती है? 1.6 मीटर की ये होती है। और पूरा डाटा अगर देखेंगे तो 1676 mm की होती है। कितना? 1676 mm की होती है, मिलीमीटर की होती है, ठीक है। अब देखो, मीटर गेज तो है ये पूरा ही पूरा, और देखो मीटर गेज, मीटर गेज, और एक है क्या आपका? नैरो गेज, ठीक है। तो आपका जो मीटर गेज आप देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? टोटल ये पूरा पूरा 1 मीटर होता ही है, पूरा पूरा ये 1 मीटर का होता है, ठीक है। या फिर आप 1000 मिलीमीटर कह लो, 1000 mm कह लो, ठीक है। अब देखिए, आपका जो नैरो गेज है, नैरो गेज, तो नैरो गेज हालांकि इसके 2 मान होते हैं। कितने मान होते हैं? 2 मान होते हैं, जो एक 762 का और एक आपका 610 मीटर का होता है। मतलब कहने मतलब आपका ये हो जाएगा 700, एक होगा आपका 762 से लेकर 610 mm के बीच में होता है, ठीक है। यानी 0.7 से लेकर 0.6 के मध्य होता है। और एक आपका होता है मानक,
ठीक है। एक क्या होता है, मानक गेज होता है। क्या होता है, मानक गेज होता है, ठीक है। तो जो मानक गेज होता है वो आपका 1435 mm, 1435 mm या फिर 1.435 मीटर का ये होता है, ठीक है। ये है क्या, ये है दो पटरियों के बीच की दूरी। ये क्या है, दो पटरियों के बीच की दूरी। तो सबसे अधिक कौन सा दिख रहा है, ब्रॉड गेज है ना। तो यानी कि इसके बीच की दूरी देखो, इससे ये इतनी दूरी होगी, ज़्यादा दूरी होगी, फिर नहीं होगी, ज़्यादा दूरी होगी, ठीक है। इसके बाद में फिर इसकी दूरी होगी, नहीं इसकी दूरी होगी, ये उससे थोड़ा कम, उससे थोड़ा कम किसको, मीटर गेज वाली दूरी होगी, नहीं होगी, उससे दूरी होगी। और उस सबसे कम जो दूरी होती है ये होती है। और जो नैरो गेज होती है, जो नैरो गेज आपका होगा ना, ये आपको कहाँ मिलेगा, ये पहाड़ी क्षेत्रों में। कहाँ पर, पहाड़ी क्षेत्रों में जो रेलवे ट्रैक बनाए जाते हैं वो कौन से होते हैं, नैरो गेज वाले ही होते हैं। कैसे होते हैं, नैरो गेज वाले ही होते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, निम्नलिखित में से किस द्रव्य का पृष्ठ तनाव सबसे अधिक है। पृष्ठ तनाव सबसे अधिक हो जाएगा, देखो किसका हो जाएगा, एथेनॉल, मेथेनॉल, एथेन या जल, या फिर क्या हो जाएगा, जल। अगला है, कृषि उपज का वह हिस्सा जो किसानों द्वारा बाजार में बेचा जाता है डैश डैश अधिशेष कहलाता है। आयातित, संतुलित, विपणन, करेक्टिक। देखो विपणन मतलब ही बाजार होता है, विपणन मतलब ही क्या होता है, बाजार होता है। तो ये लिखा ना कि कृषि उपज का वह हिस्सा जो किसानों द्वारा बाजार में बेचा जाता है विपणन अधिशेष कहलाता है, ठीक है। तो विपणन मतलब ये कहते हैं मार्केट होता है, ठीक है, मार्केट होता है। अगर देखिए 11 फरवरी 2022 में मालाबार हिल मुंबई में राजभवन में नए दरबार हॉल का उद्घाटन किया गया है। तो ये किसके द्वारा किया गया है पूछ रहा है। तो क्या ये आपका रामनाथ कोविंद द्वारा, नरेंद्र मोदी जी द्वारा, उद्धव ठाकरे या अमित शाह के द्वारा। तो 2022 का है ना, तो उसमें तो राष्ट्रपति कौन थे, ये थे कौन, श्री रामनाथ कोविंद। तो देखो ये लिखा ना, मालाबार हिल्स मुंबई में राजभवन में नए दरबार का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। अगला है, आंध्र प्रदेश में राज्य व्यापार सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। अच्छा ये लिखा है, आंध्र प्रदेश में राज्य व्यापार सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। अब थोड़ा यूनिक है, राज्य के वित्त मंत्री, राज्य के विधानमंडल के अध्यक्ष, राज्य के राज्यपाल या राज्य के मुख्यमंत्री। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है क्या, आपका राज्य विधानमंडल के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं क्या, राज्य व्यापार सलाहकार जो समिति होते हैं उसके बनते हैं क्या, अध्यक्ष बनते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जून 2022 में आजमगढ़ निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश में धर्मेंद्र यादव को पराजित करके सांसद बने। अखिलेश यादव, दिनेश लाल यादव, घनश्याम सिंह लोधी या यशवंत सिंह। तो ये कौन थे, दिनेश लाल यादव, ठीक है, दिनेश लाल यादव। अब जो आजमगढ़ है, आजमगढ़ में एक जगह पड़ता है निजामाबाद, और जो निजामाबाद है ये बहुत ही फेमस है किसके लिए, तो काले रंग के बर्तनों के लिए। तो काले रंग के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए निम्नलिखित में से किसे मोहिनीअट्टम में अनेक व्यापक योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, ठीक है। किसे, केपी किट्टपड़ा पिल्लई, महबूब सुभानी, सुचित्रा एला या कनक रेले। तो एक ही नाम समझ आ रहा है, कनक रेले, हमने पढ़ा है इसको, नहीं पढ़ा, कनक रेले। तो कनक रेले को मोहिनीअट्टम के कह सकते हैं कि उसके संस्थापक के रूप में माना जा सकता है, ठीक है, कनक रेले, ठीक है, कनक रेले। तो मोहिनीअट्टम, तो मोहिनीअट्टम भाई ये किस राज्य का है शास्त्रीय नृत्य। तो ये मिल जाएगा कहाँ पर, तो ये है का केरल का, क्यों केरल में दो शास्त्रीय नृत्य हैं, एक कौन सा है कथकली और दूसरा है कौन सा है मोहिनीअट्टम। दूसरा कौन सा है मोहिनीअट्टम,
अट्टम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। क्रिकेट में जब नियम के अनुसार फेंकी गई गेंद बल्ले या बल्लेबाज को छुए बिना बल्ले के पास से गुजर जाती है और उस गेंद पर रन बनते हैं तो वे रन डैश डैश के रूप में माने जाते हैं। किस रूप में माने जाएंगे बताओ ज़रा। वाइड बॉल, LPW, लेग बाई या बाई। तो वाइड बॉल ये तो कुछ ऐसा कह नहीं रहा है, LPW नहीं, लेग बाई नहीं, तो ये क्या होगा आपका बाई। ठीक है, बाई के रूप में उसे काउंट किया जाता है। ठीक है, अब देखिए एक सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि एक महिला है अंजुम चोपड़ा, अंजुम चोपड़ा, अंजुम चोपड़ा। तो अंजुम चोपड़ा ये क्या महिला क्रिकेटर हैं और इनको अभी हाल ही में ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। महिला क्रिकेटर है, ठीक है, इनको भी शामिल किया गया किसमें, तो ICC के हॉल ऑफ फेम में इनको शामिल किया गया है। ठीक है, देखिए भारत में बेरोजगारी को निम्नलिखित द्वारा निर्धारित तरीकों पर मापा जाता है। राष्ट्रीय रोजगार विभाग के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा या राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के द्वारा। किसके द्वारा मापा जाता है। ठीक है, तो बताइए ज़रा। तो ये भारत में बेरोजगारी को निम्नलिखित द्वारा निर्धारित तरीकों पर मापा जाता है। किसके द्वारा निर्धारित तरीका होता है, तो राष्ट्रीय रोजगार विभाग तो नहीं होगा, रिजर्व बैंक का कोई काम नहीं है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का कोई काम नहीं है, तो इसमें है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, जिसकी स्थापना कब होती है 1950 में। और ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब होती है 1900। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब होती है, एक्ट कौन सा है, एक्ट तो है 1934 का, लेकिन होता कब है आपका अप्रैल 1935 में। ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय जब स्थापित हुआ तब तो कोलकाता में था, लेकिन 2 साल बाद यानी कि 1937 में इसे ट्रांसफ़र करके कहाँ कर दिया गया, मुंबई में कर दिया गया। कहाँ कर दिया गया, मुंबई में, यानी इसका मुख्यालय कहाँ पे है, इसका मुख्यालय वर्तमान में तो है मुंबई में, लेकिन जब ये स्थापित हुआ था तब ये कहाँ पे था, तब ये था महाराष्ट्र में। ठीक है ना, यानी कि 1935 से लेकर 1937 के मध्य इसका मुख्यालय कहाँ था, तब था ये कोलकाता में, तब ये कहाँ था, कोलकाता में था। ठीक है, तब ये कोलकाता में था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। प्रति व्यक्ति आय उस देश के एक व्यक्ति द्वारा अर्जित औसत डैश डैश को निरूपित करती है। किसको भैया निरूपित करती है, तो देखो, तो वो करेगी किसको, आय को। ठीक है, अगर प्रति व्यक्ति आय उस देश के एक व्यक्ति द्वारा अर्जित औसत आय को क्या करेगी, निरूपित करेगी। ठीक है, तो हम लोग जो राष्ट्रीय आय को कैसे निकालते हैं, तो भाई राष्ट्र में जितना संपत्ति हो और वहाँ की जनसंख्या से भाग देते हैं, प्रति व्यक्ति आय आ जाती है। ठीक है, तो अगर हम ये बात करें कि भारत में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक किस राज्य में है, तो वो है कौन सा, आपका गोवा। ठीक है, गोवा क्या है, भारत का क्या है, सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला क्या है, राज्य है। ठीक है, राज्य है, यानी भारत के, तो भारत में तो है कौन सा, गोवा। यूपी में है गौतम बुद्ध नगर, सबसे ज़्यादा है, मतलब कि वहाँ का, मतलब भारत के अन्य राज्यों में जितने व्यक्ति की इनकम है उससे ज़्यादा इनकम गोवा में, प्रति व्यक्ति ज़्यादा पैसा कमाता है, हाँ गोवा में। ठीक है, और गोवा क्या है, सबसे छोटा राज्य है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो फिर वो आपका सिक्किम हो जाता है। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार
बसवराज बोम्बई भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? केरल के, तमिलनाडु के, तेलंगाना के, कर्नाटक के, ठीक है, या कर्नाटक के। तो देखो किस कहाँ के ये थे, तो आपने पढ़ा होगा। तो ये तो बसवराज बोम्बई कहाँ के? तो ये कर्नाटक के थे। कहाँ के थे? कर्नाटक के थे, ठीक है। अब देखो कर्नाटक, देखो मुख्यमंत्री का उल्लेख संविधान का एक आर्टिकल है, कौन सा? अनुच्छेद 164 में इसका उल्लेख है। किसका? मुख्यमंत्री का उल्लेख है। कर्नाटक में एक क्या है? लोक नाट्य है। लोक नाट्य है यहाँ का, जो है यक्षगान। क्या है? यक्षगान, बड़ी फेमस है यहाँ का, ठीक है। कौन सा है? यक्षगान, ठीक है। कहाँ का? कर्नाटक का, ठीक है। अगर देखिए, सितारा देवी निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? कथक, मणिपुरी, कथकली या भरतनाट्यम, ठीक है। तो देखिए, जो सितारा देवी के बारे में हमने चर्चा किया था कि सितारा देवी क्या है, इनका संबंध कथक से है, और ये जो है बनारस घराने की है। कहाँ की है? बनारस घराने की है। और ये भी बात हमने की थी कि सितारा देवी को हम लोग क्या कहते हैं? तो कथक साम्राज्ञी भी कहा जाता है। कथक साम्राज्ञी भी कहा जाता है। कथक साम्राज्ञी भी कहा जाता है, यानी कुल मिला के कथक क्वीन भी कहते हैं। कथक क्वीन भी कहते हैं। और किसने कहा? तो ये कहा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा इनको क्या मिली थी? ये उपाधि दी गई थी। किसकी? तो ये कथक साम्राज्ञी या फिर कथक क्वीन के नाम से जाना जाता है। बाकी सितारा देवी की जो पुत्री थी वैजयंतीमाला, उनका भी बड़ा योगदान रहा इसमें, ठीक है। तो कथक से ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। कहाँ का है ये? उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का एकमात्र क्या है? ये आपका शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर भारत या भारत के उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। अगर देखिए, अंतिम सवाल आज का है कि फरवरी डैश डैश से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया। कब लिया? 1942, 1925, 1923, 1922। अब देखो, जो असहयोग आंदोलन था ये शुरू कब हुआ? तो जब शुरू होने की बात आती है तो शुरू हुआ था कब? 1920 में, यानी कि आई थिंक मेरे हिसाब से 1 अगस्त 1920 को क्या हो गया? ये शुरू हुआ था, ठीक है, शुरू हुआ था। और लेकिन हुआ क्या कि आप देखेंगे तो कब? तो 5 फरवरी 1922 को कहाँ पर? तो गोरखपुर के चौरी चौरा पुलिस स्टेशन पर क्या हो गई? हिंसा भड़क गई, ठीक है। उसमें लगभग 21 पुलिस के जवान मारे गए, ठीक है। तो जब ऐसी बात हो गई तो गांधी जी को सूचना लगी, तो गांधी जी ने क्या किया? कब? 12 फरवरी, ठीक है, कब? 12 फरवरी 1922 को, ठीक है, आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया। वापस लेने का क्या किया? फैसला किया। और जब इन्होंने वापस लेने का फैसला किया तो बहुत सारे नेताओं की बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया थी कि ये वापस क्यों ले रहे हैं, अगर वापस ये ना लें तो हो सकता है कि आज़ादी हमें ये 1922 में ही मिल जाए, ठीक है।
बहुत सारे लोगों ने, जैसे जो सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, इन सब की कड़ी प्रतिक्रिया थी कि वापस ये क्यों ले रहे हैं, ठीक है, वापस क्यों ले रहे हैं। तो ये फरवरी में लिया गया था, फरवरी 1922 को ये वापस लिया आंदोलन गांधी जी ने, ठीक है। और फिर इसके बाद में गांधी जी को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है, क्योंकि आंदोलन गांधी जी ने चलाया था, तो हिंसा हो गई, क्योंकि आंदोलन अहिंसात्मक था, हिंसा हो गया, है नहीं। तो इसे तो गांधी जी को गिरफ्तार किया जाता है, और गिरफ्तार होने के बाद में इनकी जब स्वास्थ्य खराब होता है तो 1924 में इनको रिहा कर दिया जाता है। जब 1924 में रिहा कर दिया जाता है तो इनको सम्मान देने के लिए जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो क्या करती है कि जो कर्नाटक में बेलगांव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता होनी थी, जो बैठक होनी थी, उसमें अध्यक्ष के रूप में किसे चुन लिया गया, गांधी जी को चुन लिया गया। तो गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कह सकते हैं एक बार केवल अधिवेशन की अध्यक्षता की है, वो कौन सा, बेलगांव 1924 में किया था। बेलगांव कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है कर्नाटक में। कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको क्या होंगी, समझ में आई होंगी, ठीक है ना। तो आज के लिए हमारा इतना ही वीडियो रहेगा, 20 क्वेश्चन हो गए, आपने देखा भी इसे अच्छे तरीके से। तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।